हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक मोबिलिटी। देखिए क्या होती है मोबिलिटी। इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। क्या बताया है कि जो मोबिलिटी है ना उसको किससे लिखते हैं हम, म्यू से लिखते हैं। और वो किसके बराबर होती है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो हमने कल पढ़ी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर उसको आप क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड से भाग कर दें, अप्लाइड जो कर रखी है हमने, तो हमें क्या मिल जाती है, मोबिलिटी मिल जाती है। ओके, और ये किस लिए होती है, करंट के लिए ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमने कल निकाली थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हमने वीडी से लिखा था, और अपन क्या बोल रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई। वीडी का कल हमने एक्सप्रेशन निकाला था। क्या एक्सप्रेशन निकाला था, अगर आपको ध्यान हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल सही, क्यू ई टो बाय एम। इसको हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से भाग कर देना है। क्यू क्या है, चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टो रिलैक्सेशन टाइम, और ये क्या है आपके पास, एम मास। यहाँ देखिए ई से ई कैंसिल, तो म्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू टो बाय एम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। ओके, जिसमें क्यू चार्ज, टो रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है, मास। देखिए अब आपको पता है कि चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक कौन से होते हैं आपके पास, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं ना, क्या करते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स पढ़ते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को अलग अलग नाम दिया जाता है। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, होल्स। इसलिए इनकी जो मोबिलिटी है दोनों की ही, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो मोबिलिटी है वो हम किस प्रकार निकालेंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये है, चार्ज की बजाय हमें क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख लेना है और होल का चार्ज। देखिए फिर इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो क्या आती है आपके पास, म्यू ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, मोबिलिटी ऑफ होल। क्या होते हैं मोबिलिटी ऑफ होल, देखिए जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है ना वो क्या होती है, सेम। साइन अपोजिट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होती है उनकी, सेम। तो उसको भी हम किससे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए क्या, ई। यहाँ रिलैक्सेशन टाइम फॉर होल अपॉन मास ऑफ होल, यानी ये एक्सप्रेशन होगा आपका किसका, मोबिलिटी ऑफ होल। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन और होल की क्या कर सकते हैं, मोबिलिटी जो है वो निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान देना कि दोनों ही केसेस के लिए, किस किस के लिए, इलेक्ट्रॉन और होल दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, दोनों के लिए ही हम क्या करते हैं, जो मोबिलिटी है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये क्या होती है, मोबिलिटी जो है वो बोथ पार्टिकल्स, पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, दोनों के लिए क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन बट जो वीडी है वो दोनों के लिए क्या होती है, एक दूसरे से विपरीत होती है, अपोजिट होती है। यानी अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना वो किस साइड होगा, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, अब देखिए अब हम निकालते हैं इसकी क्या, यूनिट। यूनिट निकालने के लिए देखिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, कि आपके पास म्यू जो है वो किसके बराबर है, वी डी बाई ई। यहाँ से देखिए वी डी मीटर पर सेकेंड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्या पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने, एफ अपॉन क्यू, यानी न्यूटन पर कूलम। यहाँ से क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन, और ये कूलम। ये आपकी यूनिट आ जाएगी किसकी, मोबिलिटी की। दिस इज ऐसा यूनिट। देखिए इसकी एक और यूनिट भी हम ड्राइव करके दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। यहाँ से
मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने न्यूटन पर कूलम में लिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है। एक तो क्या होता है F/Q, दूसरा क्या होता है E=V/L, यानी पोटेंशियल अपॉन लेंथ। जब इसको हम यहाँ यूज करते हैं यानी वोल्ट अपॉन मीटर, तो ये किस रूप में चली जाएगी मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही, पर सेकेंड पर वोल्ट। तो ये भी आपकी क्या होगी मोबिलिटी की यूनिट। ये दोनों हम क्या हैं हमारे पास क्या आ जाएंगी यूनिट ऑफ मोबिलिटी, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर में आपको दोनों भी पूछ सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तो, या फिर सीधे पूछ सकता है मोबिलिटी की यूनिट जो है वो क्या होगी, तो आपको ये बता देनी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या करना है हमें, रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करके दिखाना है। देखिए रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर जो है वो कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है L, और इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है A। ओके, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ना जिसका पोटेंशियल कितना है V। अब यहाँ जैसे इसको बैटरी से जोड़ोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगा, और करंट फ्लो होने के साथ यहाँ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव के साथ। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। किस साइड मूव करना शुरू करेंगे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और विद द वेलोसिटी v/d, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी होती है 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ये बात हम कल पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं इसके लिए क्या, इस कि मान लीजिए यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है I। ओके, जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है I। एरिया क्या माना हमने A, लेंथ क्या मानी हमने L। तो वॉल्यूम जो है वो क्या बन जाएगी इसकी, वॉल्यूम = A/L। ओके, अब हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये हमें पता है। तो मान लीजिए कि n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे हैं। हमारे पास वॉल्यूम कितनी है Al, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने आ जाएंगे आपके पास, बिल्कुल सही। क्या करना है, एक यूनिट वॉल्यूम में इतने में क्या आ जाएंगे, इसे गुना कर दीजिए NaL, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। टोटल चार्ज जो आएगा वो क्या आएगा, टोटल चार्ज = क्या होगा, बिल्कुल सही Q। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E। ओके, अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है NaL, तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा ENaL। ओके, अब हमारे पास जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रही है वो कितनी है V/L। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है करंट। क्या निकालना है हमें, करंट। अब करंट किसके बराबर होता है बेटा, Q/T। अब Q तो आ गया, हमें चाहिए क्या T, और T फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, T जो है वो किसके बराबर होता है बताओ जरा, हाँ डिस्टेंस, बिल्कुल सही, अपॉन वेलोसिटी। ओके, अब डिस्टेंस कितना है आपके पास, डिस्टेंस हमारे पास ये वाला डिस्टेंस यानी L जो डिस्टेंस है वो हमें कवर करना है, तो T है वो किसके बराबर आ जाएगा L/V/D। क्या आ जाएगा आपके पास L/V/D, यानी हमारे पास T भी आ चुका है। तो I जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, I/A/N/A/L, दैट इज Q अपॉन L/VD। यहाँ से देखिए VD ऊपर चला जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा, देखो I = देखो यहाँ से, हाँ E/N/A/L VD अपॉन L से L कैंसिल, तो I क्या आ जाएगा, I = NeA/VD। क्या रिलेशन मिला हमें, NeA/VD। देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है आपके पास, जो I है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, हाँ, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NEAVD। ओके, अब यहाँ से देखिए ये तो हमारा रिलेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट। मोबिलिटी में अगर पूछ लेता है तो हम कैसे लिखेंगे, हमने पढ़ा अभी VD अपॉन E जो है वो किसके बराबर, म्यू के बराबर। तो VD किसके बराबर भाई, म्यू E। इसको हम यहाँ पुट कर दें तो आपके पास मोबिलिटी के साथ करंट का रिलेशन निकल के आ जाएगा, म्यू इंटू E। ओके, इस प्रकार एक और रिलेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर हम म्यू की वैल्यू जो है E/2/m पुट करके रख सकते हैं। तो क्या आएगा आपके पास, देखिए रिलैक्सेशन टाइम के अगर निकालना चाहें हम तो क्या आ जाएगा, NEA, म्यू E की जगह E, बिल्कुल सही, आगे τ/m इंटू E, क्या बन जाएगा यहाँ से, E² ओके, A τ E/m। तो ये आपका इस प्रकार एक और रिलेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, ओके। अब हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, वो क्या है आपका ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ हम देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट स्टेट दैट द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, that is V, across the ends of the conductor, providing physical conditions of the conductor such as temperature, मैकेनिकल स्ट्रेन etc आर kept constant। देखिए क्या कह रहा है यहाँ से कि जो ओम्स लॉ है ना वो क्या होता है कि ओम्स साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि जब भी किसी कंडक्टर में से क्या फ्लो करा, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, जब भी इसमें से आप क्या करते हैं करंट को फ्लो करवाते हैं तो इसके एंड्स के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं हम, आपको पता है। ठीक है, तो कह रहे कि वो किससे होता है, V से लिखते हैं। तो कहते I और V में क्या होता है, रिलेशन होता है कि जैसे जैसे V बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे I जो है वो बढ़ता जाएगा, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी के लिए, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, V इज इक्वल टू R I। ये जो R है वो क्या कहलाता है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, R जो है वो किसके बराबर होगा, V/I। अगर हम यहाँ पर ग्राफ निकालते हैं या ड्रा करते हैं किस किस के बीच में, V और I के बीच में, तो हम क्या देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए दोनों के बीच जो ग्राफ मिलेगा वो आपको क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इस प्रकार। यानी जितना V बढ़ेगा ना उतनी ही अमाउंट में, उसी रेशियो में जो है वो क्या होता है, I के अंदर इंक्रीमेंट आता है। ओके, अब हम निकालने जा रहे हैं कि ओम्स लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हैं आप। देखिए हम VD के बारे में पढ़ चुके हैं, VD हमने क्या पढ़ा था, VD इज इक्वल टू, हाँ, EE, हाँ, आगे τ/m। ओके, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, वो कितनी लगती है आपको पता है, V/L। अभी करके आए हैं हम ये बात। ठीक है, तो यहाँ से इस E को अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो आपके पास VD क्या आ जाता है, VD इज इक्वल टू E V/L τ/m। ओके, अब यहाँ से देखिए एक और ख़ास बात हम देखते हैं कि VD तो आपके पास आ चुका है। ठीक है, अभी एक थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था, क्या, I इज इक्वल टू NEAVD किया था ना। अब इस VD को यहाँ पुट कर दीजिए, I क्या आ जाएगा, NEA क्या आ जाएगा बताओ, VD की फुल फॉर्म जो वैल्यू है वो पुट कीजिए, EV τ/m और ये L। यहाँ से देखिए अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, N, बिल्कुल सही, EE एक और है स्क्वायर, A बिल्कुल सही, टो और ये V। ओके, और यहाँ से आपके पास ये ML। ये देखिए ये सारी चीज़ें किसी भी कंडक्टर के लिए, N है नंबर डेंसिटी, E चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और A एरिया, टो रिलैक्सेशन टाइम, M मास और लेंथ कंडक्टर के लिए उस टाइम के लिए क्या रहेंगी, कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म अगर आप एक कांस्टेंट के बराबर ले लें, दैट इज़ उसको नाम दे दें क्या, बोलो, हाँ, क्या,
बिल्कुल सही, बोलो क्या दे सकते हैं, 1/r। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, v जो है वो हम इस रूप में लिख सकते हैं, ml/ne², बिल्कुल, a²। ओके, आगे आई। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने इसको क्या नाम दिया, कांस्टेंट। यहाँ पे 1r बाय पुट किया था हमने इसको, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ के r i। तो r जो है वो किसके बराबर आ गया आपका, ml/ne², a²। r की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ओके, यानी यहाँ से हम मतलब r की वैल्यू पुट करके, ठीक है, जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव कर सकते हैं। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। दिस इज ओम्स लॉ। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको हमने क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस। ओके, क्या है ये, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। चलिए इसी को अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी भी कंडक्टर के द्वारा क्या की जाती हैं, पोज की जाती हैं, क्या करने में, जो करंट होता है उसको फ्लो करने में। यानी क्या बताया आपको कि जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। या फिर इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि जो R है वो किसके बराबर होता है भाई, V/I। यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल, क्या करंट जो फ्लो होता है उसके अंदर, तो रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोच द एंड ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी R जो है वो किसके बराबर होगा, V/I। अब अगर इसकी हम यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट क्या होगी, देखिए इसकी क्या होती है, वोल्ट, इसकी एम्पियर, या तो वोल्ट पर एम्पियर जो ड्राइव्ड यूनिट होगी आपकी वो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो SI यूनिट है वो क्या होगी आपके पास, वो क्या होगी, देखिए वो होती है आपकी, क्योंकि साइंटिस्ट जो था वो कौन था, ओम, तो उसी के नाम से इसकी यूनिट रखी गई, क्या, ओम। इसकी जो नोटेशन है वो किस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है भाई, घोड़े की नाल के जैसी। ओके, अब यहाँ से देखिए अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 1 ओम को डिफाइन कीजिए, 1 ओम को डिफाइन कीजिए, 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आप, हमने पढ़ा कि R जो है वो किसके बराबर, V/I के बराबर। यानी 1 ओम जो है, सारी चीज़ों को अगर 1 पुट कर दें, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 ओम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बोलिए, हाँ बिल्कुल सही, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच द करंट ऑफ 1 ampere flows when potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। ओके, यानी क्या कहेंगे आप इसको कि 1 ओम रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का जिसमें अगर आप 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए, जो कंडक्टर है उसके एंड्स के बीच में। ओके, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 1 ओम। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखें, 1 वोल्ट रखें, तो 1 वोल्ट रखने के बाद यहाँ जो करंट फ्लो हो वो कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। ओके, अब इसकी डायमेंशंस हम निकालने जा रहे हैं। दो डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन के अंदर हमने पढ़ रखा है कि जो फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा इसका, बिल्कुल सही, क्या, V/I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। दोनों की डायमेंशन हमें पता है, अगर इसकी नहीं पता है तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, W/Q/A। करंट की क्या होती है, A। अब W की क्या होती है पता आपको, M1L2T-2 अपॉन AT। चार्ज की क्या होती है, AT
अपॉन ए। इसको कैसे लिख सकते हो आप, बोलो? हाँ, दोनों को ऊपर ले जाओ, इसे को भी ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा आपके पास? m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगी आपके रेजिस्टेंस की डायमेंशन जो है वो क्या आ जाएगी? m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 2। इट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसका कारण क्या है। देखिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होता है। ठीक है, उसके कारण ही क्या बनता है, जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो बनता है। इट इज़ ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं, कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे। जैसे ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, इधर चलने लग जाएंगे। तो उनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इधर सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भी होगा, इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। बार बार कोलिजन होने के कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे का मतलब विरोध करते हैं। ठीक है, जिसके कारण रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होता है। उसको यानी मेन जो कारण है वो क्या है, जो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, किसके साथ, आयंस या फिर जो एटम्स हैं उनके साथ। ये क्या है आपका जो रेजिस्टेंस है उसका कारण। चलिए अब एक न्यूमेरिकल है वो करके देखना है आपको। आपको क्या दे रखा है, if 1 microampere current is flows through the conductor when a potential difference of 2 volt is applied across the ends of the conductor। क्या क्या दे रखा है आपको, एक तो दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा क्या दे रखा है, करंट। आपको निकालना क्या है, आर। तो आर किसके बराबर होता है, v बाय आई, यानी 2। v कितना है, 2। करंट कितना है, 1 माइक्रोएम्पियर। 1 माइक्रोएम्पियर किसके बराबर होता है, बिल्कुल 10⁻⁶। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2 × 10⁻⁶ यूनिट क्या है इसकी, ओम। ओके, ठीक है। इजी सा न्यूमेरिकल पेपर में आता है तो इसलिए इसको कर लेना, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और नेक्स्ट टॉपिक जो है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, हम 10वीं में भी ये चीज़ पढ़ के आ चुके हैं। डिपेंडेंस ऑफ आर। देखिए आर, सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ। लेंथ के क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी कंडक्टर की लेंथ अगर आप डबल कर दें तो आर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आर भी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा क्या है, एरिया। एरिया की क्या होता है, ये आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब पहले तो ये जानिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। जैसे ये पेन है, अगर इस पेन के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हम बात करें तो हम कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं, इसका ये वाला जो एरिया है ना, वो जो है वो क्या कहलाता है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका है, उसके क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर एरिया को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बताइए, उल्टा हो जाएगा, हाँ डबल हो जाएगा। समझ में आ गई। तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। जो आपकी जो कंडक्टर हम ले रहे हैं उसकी नेचर के ऊपर, मटेरियल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है किसी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, किसी में कम इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए नेचर के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, कम और ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हमने 2 फैक्टर पढ़े कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी, और जिसको हम क्या करते हैं, जो रो है उसे डिनोट करते हैं। यानी R इज इक्वल टू रो L बाय A। ओके, ये जो रो है इसका नाम होता है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, या फिर इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। दूसरा नाम क्या होता है इसका, रेजिस्टिविटी।
ओके, तो एक और नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है। क्या? रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ से हमारे पास आया रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर एल और ए को 1 पुट कर दें तो आर किसके बराबर आ जाएगा? बोलियो। हाँ, 1/1 यानी आर इज इक्वल टू रो। तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है वो डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करोगे बताओ जरा, कैसे? एक बात ध्यान देना कि जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो हम मटेरियल की लेते हैं, ओके, और रेजिस्टेंस है वो हम किसका लेते हैं? कंडक्टर का लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना कि जो रेजिस्टिविटी है रो जो है वो किसकी होती है? आपके पास मटेरियल की होती है, जबकि आपके पास आर जो है वो किसी कंडक्टर का, किसी टुकड़े का भी अलग अलग हो सकता है। जैसे चांदी ले लें तो चांदी के अलग अलग लेंथ ले लेना तो रेजिस्टेंस तो अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग होगा, लेकिन उस चांदी के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये बात हमें याद रखनी है। तो हम अभी बात करने जा रहे थे किसकी? रेजिस्टिविटी की या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होगा? हमने बताया रो इज इक्वल टू आर या आर इज इक्वल टू रो। किस कंडीशन में? जब एल भी क्या हो 1 और ए भी क्या हो 1 हो, तो उस टाइम। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ and unit area of a material of the conductor. तो resistivity of a material of a conductor is defined as resistance of unit length with unit area of cross section of the material of a conductor. ओके, या फिर इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक तो L पढ़ रहे हैं, एक A, दोनों को क्या पुट कर रहे हैं? 1 पुट कर रहे हैं। अगर हम क्यूब लें तो उसको यूनिट पुट कर दें, क्यूब यानी AL, वो क्या आ जाए? 1, यानी कोई क्यूब ले लिया जिसका एरिया भी क्या है आपके पास? यूनिटी है, और लेंथ भी क्या है? यूनिटी है। तो हम क्या कहेंगे कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। ओके, यानी द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ ए गिवन कंडक्टर। ओके, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट जो है फॉर्मूला क्या है आपके पास? हाँ, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो किसके बराबर आ जाएगा? आर ए बाई एल। इसकी ओम, इसकी मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, एक मीटर कैंसिल, क्या रह जाएगी? ओम मीटर। ओके, अब इसकी क्या निकालते हैं हम? डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन बताइए क्या होगी? हाँ, जो रेजिस्टेंस की निकाली थी उसके साथ क्या एल लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रेजिस्टेंस की क्या निकाली थी हमने? M1 L2 T-3 A-2 ये निकाली थी। इसको L से और गुना कर दो, क्या आ जाएगा? M1 L3 T-3 और A-2। इट इज़ अ डायमेंशन ऑफ रो। ओके, देखिए अब हम डिपेंडेंस देखते हैं कि रो जो है वो किन किन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रो जो है यानी रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करेगा। देखिए, सबसे पहले एन, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होती है आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ओके, दूसरी बात किसके ऊपर डिपेंड है? ये रिलैक्सेशन टाइम, कि जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के। देखिए, अब जो रिलैक्सेशन टाइम है अगर वो ज़्यादा होगा तो जो रो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे ही नंबर डेंसिटी अगर ज़्यादा है, इंक्रीज हो रही है, तो रो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी इनके दोनों के क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए कि जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है ना,
रिलैक्सेशन टाइम वो जो टेम्परेचर है उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रो क्या जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी देखिए हमने क्या पढ़ा, रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, राइट। यानी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ओके, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कंडक्टर की। ओके, किसके बारे में बात कर रहे थे, ये कंडक्टर के बारे में, और इसके इफेक्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।